नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे शब्द के बारे में जिसके बारे में आपने अत्यधिक लोगों से सुना होगा, जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती। तो क्या होती है जैविक खेती, क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या होती है नेचुरल फार्मिंग? तो आइए आज हम डिटेल में पता करते हैं। नमस्कार। तो मेरा नाम है नीतीश तोमर। मैं आपको आज ये जो टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत बहुत भ्रांतियां फैलाते हैं, बहुत बहुत नया नया अपना ज्ञान देते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, गौ आधारित फार्मिंग, ये क्या होती है। तो आइए हमें अपने देश के थोड़े से इतिहास में जाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि अब ये नई नई तरह की फार्मिंग बाजार में आ गई। वक्त था 1965 का। 1965 में हमारे देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। हमारे जो बीज थे उनसे अनाज नहीं पैदा होता था, चावल नहीं पैदा होता था, सब्जियां नहीं पैदा होती थी तो बहुत कम मात्रा में पैदा होती थी। और हमें हमारे देश को बहुत सारा चावल, गेहूं, बाकी सारी तिलहनें, दालें अन्य देशों से अपने देश में मंगानी पड़ती थी। इसके लिए भारत पे बहुत अत्यधिक बोझ खर्च होता था। उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक वरिष्ठ साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत आजकल सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से बहुत सुना होगा, लेकिन एम एस स्वामीनाथन हमारे देश के एक वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद उन्नत बीज हमारे देश में वो लेके आए। तो जब वो इतने सारे बीज, उन्नत बीज हमारे देश में लेके आए तो उससे क्या हुआ, हमारा अनाज भंडारण बढ़ गया। हमारे गेहूं की जो क्षमता थी अनाज को पैदा करने की वो बढ़ गई, हमारे बीज बहुत उन्नत हो गए। तो हमारे देश से कुछ सालों में धीरे 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 ये प्रक्रिया चलते हुए ये हुआ कि हमारे देश से सूखा भी निपट गया। हमने इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़िया कर दी और हमारे जो अनाज के भंडारण थे वो पूरे हो गए। अब जब इन बीजों का इस्तेमाल हो रहा था देश में, तब एक समस्या हम लोगों के सामने आई कि हमें इनके साथ बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो जब 1970-71 का वक्त आया तब बहुत सारी दवाइयों को भी सरकार को इंपोर्ट करना पड़ा, जिसपे बहुत सारी सब्सिडी सरकार को देनी पड़ी, क्योंकि वो दवाइयाँ, यूरिया, जो दवाइयाँ के तौर पे थी, यूरिया थी, डीएपी थी, ऐसी बहुत सारी पेस्टिसाइड्स थे जिनको सरकार को इंपोर्ट करना होता था, किसानों को देना होता था कि आप इनको अपने खेतों में लगाइए, तभी आपके बीज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। अब धीरे धीरे सरकार का इस पर खर्च बढ़ता चला गया। जब हम देखेंगे 1970-71 में 1 हेक्टेयर भूमि में 12 किलो हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती थी, जो बढ़ते बढ़ते आज 2021 में 120 किलो प्रति हेक्टेयर तक जा चुका है। तो सरकार का खर्चा इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, सरकार इस खर्चे को अपने तक सीमित रखती है, किसान पर बाईपास नहीं होने देती है आज भी। उसका मुख्य कारण यह है कि किसान को वैसे ही उसके खर्चों की कीमत नहीं मिल पाती है, और अन्य हम खर्चे उसके अगर बढ़ा देंगे, अगर दवाइयों के खर्चे बढ़ा देंगे तो उससे सरकार को बहुत नुकसान होगा, साथ ही साथ देश को बहुत नुकसान होगा, किसान खेती करना छोड़ देगा। अब जब इतनी भारी मात्रा में हमने केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर को इंपोर्ट अपना करना शुरू कर दिया और किसानों को देना शुरू दिया, तो हालांकि हमारी उत्पादन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उत्पादन में हमारी बहुत वृद्धि आ गई, हमारे भंडार बढ़ गए, हम लोगों को खुद दान में देने लगे, खुद जो है हम एक्सपोर्ट करने लगे, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत बेकार हो गई। अब जब इतनी भारी मात्रा में दवाइयों का उपयोग होने लगा तो भारत में देखा गया, भारत में क्या विश्व में ये देखा गया कि इतनी भारी मात्रा में जब दवाइयाँ इस्तेमाल करी जाती हैं तो उससे हमारा जो भूमि का दोहन बहुत होता है, पानी जो ग्राउंड वाटर होता है, जैसे हमने स्प्रे किया है, कोई दवाई डाली हो मिट्टी में, तो अगर हम देखें औसतन 33% या 35% ही दवाई उस पौधे को मिल पाती है, बाकी भूमि में ऐसे ही बेकार पड़ी रहती है। अब इसका नुकसान ये होता है कि जब बारिश पड़ेगी, जब हम सिंचाई करेंगे तो वो जो पानी होगा मिट्टी में उस दवाई को लेके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, तो हमारा पीने का पानी भी बेकार हो जाएगा, हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे जो हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल अपने पौधों पर, अपने बागों में, बगीचों में, फसलों पर करते हैं, उस अन्न को हम खाएंगे तो वो कैंसरस हमारे बॉडी में सेल्स डेवलप करते हैं, जो हमारे को आज कल आप देखेंगे समाज में कैंसर की समस्या बहुत बढ़ गई है, बीपी की समस्या बहुत बढ़ गई है, शुगर की बहुत समस्या बढ़ गई है। कुछ साइंटिस्टों ने 95-96 में इस बात का शोध किया और ये पता लगा कि जो माताएं हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके दूध में भी कैंसर सेल्स अवेलेबल है, क्योंकि वो जो खाना खा रही हैं उसमें टॉक्सिक मटेरियल अवेलेबल है, उसमें हैवी केमिकल्स अवेलेबल है, जो कि आ रहा है उन फल सब्जियों से जो वो खाती हैं। उन फल सब्जियों पे कहाँ से आया, जो किसानों ने उस पर स्प्रे किया। तो एक ये बहुत साइकिल, ऐसी चेन ऐसी बन गई जिसमें सब लोग फंसते चले गए। अब
यूं तो विश्व में 1940 में ही इस चीज की आवश्यकता लोगों को, वैज्ञानिकों को समझ में आ गई थी कि जैविक खेती को हमें अपनाना पड़ेगा, परंपरागत खेती को हमें अपनाना पड़ेगा, वरना हम सब लोग भारी नुकसान में जाएंगे, हम लोग विनाश की तरफ चले जाएंगे। तो 1940 में दुनिया में 3 देशों में इस चीज का शुभारंभ हुआ कि हम जैविक खेती की तरफ अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें 2 देश थे, यूके, यूएस, और एक था भारत। हाँ, उस वक्त भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उस वक्त भारत में जो साइंटिस्ट थे वो इंग्लैंड के थे। उन्होंने ही भारत की स्थिति देखी, भारत की भौगोलिक स्थिति देखी और हमें एक ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए कहा कि आप जैविक खेती करें। हालांकि वो कंट्रोल उस वक्त दूसरे देश के हाथों में था, लेकिन 1940 में ही भारत का जैविक खेती के लिए चयन हो गया था। अब हम इस बात पे आते हैं कि जैविक खेती होती क्या है। देखिए, जैविक खेती का मतलब होता है एक ऐसी खेती जिसमें आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें। सिंथेटिक फर्टिलाइजर मतलब बाजार में मिलने वाले केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें हम यूरिया, डीएपी, वीडीसाइड, फंगीसाइड, खरपतवारनाशक और बहुत सारी चीजें तमाम इसमें आती हैं। अब जब हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खेती कैसे होगी, खेती के उसे तत्व, भूमि को तत्व कैसे मिलेंगे, पौधे को तत्व कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य संसाधन मतलब गोबर की खाद, फलों के अवशेष, पत्तियों के अवशेष, पौधों के अवशेष और कुछ अलग बायो डायनेमिक्स की दवाइयाँ, कुछ बायो पेस्टिसाइड्स, कुछ बायो फर्टिलाइजर्स, इन सब का इस्तेमाल कर कर एक ऐसी खेती, एक ऐसी फसलों को उगाया जाता है जिसमें ना हार्मफुल केमिकल्स डले होते हैं, ना उसमें जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर डला होता है, ना उसमें कोई ऐसा तत्व डला होता है जो कि हमारे मानव शरीर के लिए हानिकारक हो या उस भूमि के पानी को या भूमि की मिट्टी का जिसको वो दोहन करे। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि अब जो हमारे देश में लोगों ने एक एजेंडा बना दिया है कि आप इस तरह की खेती करिए, मेरे नाम की खेती करिए, तेरे नाम की खेती करिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैविक खेती करिए। जैविक खेती करने का एक मूलभूत सिद्धांत है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का या अन्य फर्टिलाइजर्स का, अन्य हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल अपनी खेती करने में नहीं करेंगे। अब इनकी कुछ विधियां हैं। एक विधि एक साहब कहते हैं, एक विधि एक साहब कहते हैं, एक विधि एक साहब कहते हैं। तो आप कोई भी विधि अपनाएं, हमारे किसान भाई कोई भी विधि अपनाएं, लेकिन बशर्ते करें जैविक खेती। और हाँ, जैविक खेती जब भी करें इसका प्रमाणीकरण जरूर करें। अच्छा, प्रमाणीकरण क्या होता है? अब भारत में अगर जैविक खेती होने लगे, वैसे तो होने लगी है, तो 2 तरह का किसान उपलब्ध होगा, या ये 2 तरह का अनाज उपलब्ध होगा। एक वो अनाज जो केमिकल से उगाया गया है, एक वो अनाज जो बिना केमिकल के उगाया गया है, जिसमें आपका गौमूत्र लगा है, इसमें गौर्क लगा है, इसमें आपका जीवामृत, घन जीवामृत, बहुत सारी चीजें होती हैं जो किसान अपने खेतों पे ही बहुत ही कम पैसों में अपने खेतों में बना सकते हैं। तो अब जब 2 आपके पास, मान लिया फॉर एग्जांपल आप एक दाल लेने गए, तो दाल आपके पास 2 वैरायटी की उपलब्ध है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। तो जब आप बाजार में जाएंगे तो जो भी ऑर्गेनिक दाल होगी उसका रेट हमेशा ज्यादा होगा। अच्छा, रेट ज्यादा क्यों होगा? रेट ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसको प्रोत्साहन राशि भी चाहिए होती है उस किसान को जिसने जैविक खेती उगाई है, जिसने इतनी मेहनत कर कर उस खेती से फसल उगाई है जो कि हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा, होता क्या है कि शुरुआत के 1 या 2 सालों में आपका उत्पादन 5 या 7% केमिकल खेती के मुकाबले कम आता है। ये सिद्धांततः होता है क्योंकि भूमि को आदत होती है अत्यधिक केमिकल की। हम अत्यधिक केमिकल नहीं देते हैं, हम एक लिमिटेड मात्रा में उसको जो भी पोषण आवश्यकता है, उसको आयरन की जरूरत है तो आयरन देंगे, कॉपर की जरूरत है तो कॉपर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गौमूत्र से ही खेती करेंगे, हम उसमें हर वो चीज देंगे जो प्लांट को आवश्यक है। मान लिया उसको नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन देने का एक विकल्प होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स में। यूरिया लोग संभवतः आप लोग खेतों में डालते होंगे या लोग डालते हैं। हम लोग यूरिया ना देकर कुछ ऐसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जो नाइट्रोजन को प्लांट को मुहैया करा देता है, जैसे एजिटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया। ये ऐसी चीजें हैं जो हम किसान को दे देते हैं, जो किसान ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल करता है। जैसे कीटों पे, कीट प्रबंधन के लिए हम ज्यादातर नीम का इस्तेमाल करते हैं। नीम हमारे घर घर में, गाँव में किसानों में उपलब्ध होता है, तो हम उसी का इस्तेमाल करके नीम के पत्ते के अलग अलग अर्क बना लेते हैं, नीम की निबोली के अलग अलग अर्क बना लेते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो बात आ जाती है उसी बात पे कि अब इसकी महंगाई क्यों है उस उत्पाद की। तो जब उत्पादन किसान शुरुआत के 1-2 साल में करता है तो उसका उत्पादन कुछ कम आता है, उसको बाजार से ज्यादा मूल्य इसलिए दिया जाता है। अच्छा, बाजार से ज्यादा मूल्य इसलिए देने का एक और कारण है कि उसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो जब हमने ज्यादा दाम पे उसको खरीदा तो अब हम आएंगे इस बात पर कि हमने जो दूसरा उत्पाद था उसको क्यों नहीं खरीदा, उसको हम सरकार प्रोत्साहन क्यों दे रही है। देखिए, अगर पूरा देश जैविक खेती की तरफ अचानक से चला जाए तो उसका गंभीर परिणाम होंगे।
जैसे कि फिलहाल के दिनों में हमने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका ने पिछले साल यानी 2021 में अपने यहाँ पूर्णतः केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया और पूरे देश को ऑर्गेनिक घोषित कर दिया। स्थिति 4 महीने बाद उनकी देश में आई, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, फल सब्जियों का उत्पादन कम हो गया, अनाज का उत्पादन कम हो गया और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, गरीबों के हाथ से खाना दूर चला गया। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने सबक लिया कि हम अचानक से जैविक खेती की तरफ एक दिन से स्विच ना कर दें, अचानक से रसायनों का प्रयोग बंद ना करें, हम धीरे धीरे अपने देश को जैविक की तरफ कन्वर्ट करें, हम धीरे धीरे अपने किसानों को समझाएं और जैविक की तरफ लेके जाएं। अचानक से बंद कर देंगे तो ना हम पे खाना बचेगा ना राशन बचेगा, हम लोग अकाल में चले जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम धीरे धीरे देश परिवर्तन कर रहा है। सरकार बहुत सारी स्कीमें अपने स्तर से चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। आपको हमें भी इसी तरीके से जागरूक होना होगा, इसी मुहिम का हिस्सा बनना होगा, ताकि हम जहर मुक्त खाना या शुद्ध खाना अपने बच्चों तक, अपने समाज तक पहुंचा सकें और जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। किसानों का भी हित है इसमें, किसानों को दाम अच्छे मिलते हैं और इसके लिए किसानों को सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में हर तरह का उत्पाद है। तो कोई किसान कैसे कहे कि मेरा उत्पाद ऑर्गेनिक है? तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, सरकार ने बहुत सारी लेबोरेटरीज खोली हुई हैं, वहां जाएं, आप उन संस्थानों में अपने आप को एनरोल करें, वहां अपने उत्पाद को चेक कराएं, अपनी मिट्टी को चेक कराएं, अपने आप को रजिस्टर करें, अपने आप को खुद को रजिस्टर करें। तो जब आप वहाँ रजिस्टर होंगे तब आपका एक सर्टिफिकेट इशू होगा, सरकार आपको जैविक प्रमाणीकरण देगी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप घरेलू स्तर पे अपना जो है उत्पादन बेच सकते हैं, किस तरह का आपका लाइसेंस है, किस तरह का उत्पादन आप कर रहे हैं, समय समय पर आपकी जांच होगी। तो इस तरीके से आप पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा बनेंगे और एक अच्छे सफल किसान बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ यही हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगला टॉपिक आप क्या हमसे समझना चाहते हैं उसके बारे में हमसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम पक्का उस पर भी वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।